नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर और मैं हूं अनिल शर्मा। तो जिस तरह से शुरुआत करेंगे, कल जिस तरह से मौसम ने एक बार करवट ली थी, उसके चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पूरे दिन ही बंद रहा। वहीं आज क्या सूरत हाल है वो सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर लगातार बर्फबारी के चलते अलग अलग क्षेत्रों और रास्तों की बात करें तो लगातार कल पूरे दिन बंद रहे और इससे यातायात पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिला। तो फिलहाल आज भी आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग आज भी एक बार फिर से जो खबर सामने आ रही है कि अभी भी बंद है और इसका असर जो है साफ तौर पर यातायात पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यातायात की बात करते हैं तो लगातार प्रभावित जिस तरह से हम मौसम के लिहाज से अगर देखते हैं तो लगातार जिस तरह से बर्फबारी होती है या फिर हल्की वर्षा देखने को मिलती है तो यातायात जो है काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। और इसी की अगर हम कड़ी की बात करते हैं तो इस वक्त भी यातायात में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और लंबी लंबी कतारें जो है काफी ज्यादा ट्रक्स की देखने को मिल रही है। और जिसलिए यहाँ पर सवाल यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर अन्य कश्मीर के संपर्क की बात करते हैं तो जिस तरह से भारी हिमपात होती है तो कनेक्टिविटी जो है वो निश्चित तौर पर होता है कि वो टूटना शुरू हो जाती है। और इस वक्त भी यातायात जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और आम जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और क्या लग रहा है कि इस समय मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जब आकाश से बात कर रहे थे या फिर नदीम से हम बात कर रहे थे तो उसने साफ तौर पर बताया था कि मौसम को जो सरकार है और जो इस समय विभाग है वो पूरी तरह से क्लियर करने में काफी मुश्किलात आ रही है उन्हें। बिल्कुल नदीम, अनिल सबसे पहले रुक करेंगे नदीम के पास। रामबन से इस वक्त हमारे साथ नदीम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे ही जानना चाहूंगी इस वक्त क्या सूरत हाल जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? के हवाले से पहले हम बात करें क्योंकि खराब मौसम की वजह से ये हाईवे बंद हुआ था और अभी हम देखें क्योंकि मौसम आज खुशगवार है, खिली धूप है और इस बीच हाईवे अगर अभी भी बंद है लेकिन क्लियरेंस का जो काम है वो चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 घंटे में रोड को क्लियर करके मोटरेबल करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स पहले उधमपुर और बानीहाल के बीच फंसी है उन्हें आगे निकाला जाएगा। क्योंकि रात को जो लोग रामसू के एरिया में फंसे होते हैं उन्हें अकोमोडेट किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आज जब रोड मोटरेबल होगी उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत होगी और जैसे वो तमाम चीजें क्लियर होंगी उसके बाद हाईवे की सिचुएशन को चेक किया जाएगा कि किस तरह का है और उसके बाद ही जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत होगी जो जखैनी के उस पार में है या फिर काजीकुंड के उस पार में है, क्योंकि एलएमवीज को शायद दोनों अतराफ चलने की इजाजत मिले। अब ये तमाम चीजें तभी डिसाइड की जाएंगी जब हमारे पास रोड मोटरेबल होगी। लेकिन एक राहत की बात मुसाफिर और ड्राइवरों के लिए ये है कि आज मौसम खुशगवार है और ये उम्मीद है कि रोड को क्लियर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी। जी जसलीन। बिल्कुल नदीम, क्योंकि कल देर रात को भी एक हादसा पेश आया था जहां पर बताया जा रहा था कि कंपनी की गाड़ी जो है खाई में जा गिरी थी। ऐसे में अगर बात करें तो अब क्या सूरत हाल है और क्या लगता है कितनी जल्द जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग खुल सकता है? जी बिल्कुल जसलीन, देखिए ये तो अगर रोड को क्लियर करना है तो 2-3 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास इस तरह के भी चांसेस होते हैं क्योंकि कहीं जब रोड को क्लियर कर दिया जाता है तो दोबारा से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है या फिर पसिया गिराते हैं। ये तो कहना कबल वक्त होगा कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद ये जो एस्टिमेटेड टाइम है 2 से 3 घंटे में रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स बिटवीन उधमपुर एंड बानीहाल है उनको चलने की इजाजत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रोड की सिचुएशन बेहतर रहती है जिस तरह से हमारे पास मेहाड़ और पंथियाल है, अगर वही 2 स्पॉट्स जो है हमारे पास तो उनको क्लियर करने में कम वक्त लगेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे मकाम पर नए मकाम पर या फिर इन्हीं मकामात पर चट्टाने खिसकने का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है, फिर बानीहाल शेर बीबी के पास में अगर दोबारा से चट्टाने खिसकने का सिलसिला देखने को मिला तो जाहिर सी बात इसमें मजीद वक्त भी लग सकता है। बिल्कुल नदीम, क्या कहेंगे, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं इस तरह हुआ है। पहले भी अगर बात करें लगातार जैसे ही मौसम करवट लेती है सीधा असर जो है देखा जाता है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है। और ऐसे में अगर बात करें तो तमाम लोग जो हैं बाय रोड जो जाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जो है परेशानियों का इसी तरह से कई सालों से सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है काम पूरी तरह से कब मुकम्मल होगा? हालांकि अब जिस तरह से अगर रेलवे लिंक की बात करें कश्मीर से जोड़ लिया जाएगा तो उसके बाद लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जसलीन एक चीज मैं आपको बता दूं क्योंकि साल 2015 से सिलसिला चला रहा है कि हाईवे का बंद होना, कहीं हफ्तों तक भी हाईवे बंद रहा है और मुसाफिरों के सामने भी परेशानियां रही है, ड्राइवर्स के सामने भी परेशानियां रही है और वादी कश्मीर के अंदर हमने देखा कि एसेंशियल कमोडिटीज की भी कमी हो गई है। यानी ये चीज की हमने देखा कि कश्मीर के अंदर जब इस चीज का असर पड़ा और पिछले 7-8 साल से सिलसिला चला रहा है। और अगर एस्टिमेटेड टाइम की हम बात करें जो बताया गया था पहले तो जब 7 नवंबर 2015 को इस काम को शुरू किया गया तो बताया गया था कि 36 महीने यानी 3 साल के अंदर इस काम को मुकम्मल किया जाएगा।
लेकिन फिर हमने देखा कि इसमें एक्सटेंशन जो है टाइम की वो मिलती रही, और अब अगर कुल मिलाकर हम देखें अभी भी काम को काफी ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि पहले अर्थ कटिंग हुई लेकिन अब वहां पर टनल्स बनाई जा रही है। हमने देखा कि मिहाड़ का मकाम 2 से 3 साल से सुर्खियों में है, लेकिन अब वहां पे जो अर्थ कटिंग हुई थी, अब टनल की वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही कि नहीं टनल बनाएंगे। इसी तरह से काफी सारे इलाके, मारूफ का इलाका हमारे पास सुर्खियों में रहा और अब वहां पर भी टनल का काम चल रहा है। पंथियाल के पास में टनल का काम चल रहा है। काफी सारे इलाके ऐसे जहां पर टनलिंग का काम शुरू, अगर पहले काम शुरू किया गया होता तो शायद इतना टाइम कंज्यूमिंग ना होता, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि इसमें मजीद वक्त लग सकता है, और दूसरी तरफ हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि साल 2023 के आखिर में रेल जो है वो कश्मीर तक पहुंचेगी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं बानिहाल से कश्मीर चले, लेकिन बानिहाल से उधमपुर जो ट्रेन पहुंचेगी उससे लोगों को फायदा होगा, और ये बताया गया कि साल 2023 के आखिर में पहुंचेगी। अब ये कितना टाइम लग सकता है ये कहना अभी का वाला वक्त होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड टाइम है ऑफिशियली वो 2023 के आखिर तक बताया गया है। जी जसलीन। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार इस समय मुश्किलात जो है वो देखने को मिल रही है, और जैसे लग रहा है कि 2 से 3 घंटे जो है वो लग सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो है रास्ता एक बार फिर से जो है सुचारू रूप से जारी हो सकता है। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से नदीम ने साफ तौर पर कहा कि अभी अगर स्थिति की बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग फिलहाल बंद है, और तमाम लोगों से भी यही आवेदन है कि फिलहाल जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग की ओर रुख ना करें, और अगर करते भी हैं तो पहले जो है एक बार एडवाइजरी जो है जरूर जान लें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे। जसलीन, क्या लग रहा है कि खेलो इंडिया की बात करते हैं तो जिस तरह से हमारे नौजवानों की बात करें, नए युवाओं की बात करें, तो किस तरह से वो देश का गौरव जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को अपडेट करिए। बिल्कुल अनिल, एक बार फिर से अगर कहें तो जम्मू कश्मीर में खेल को जो है अब कहीं ना कहीं उस तरह से देखा जा रहा है जहां पर तमाम लोग भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं अगर खेलों की बात करें तो वहां पर भी अब तमाम लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले, और जल्द ही जो है बताया जा रहा है कि फरवरी से ही आगाज जो है हो जाएगा, और इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है तमाम खेल से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें तो उसका भी जो है उद्घाटन जो है वो साफ तौर पर किया। अलग अलग स्कीम्स की बात करें उसे जो है साफ तौर पर लाया गया ताकि खेल को भी बढ़ावा जो है वो जम्मू कश्मीर में दिया जाए, क्योंकि आज की अगर युवा पीढ़ी की बात करें जो लगातार नशों की ओर जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं दूर करने के लिए अगर हम बात करें खेलों में जो है इंडल्ज किया जाएगा, गेम्स में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर, और आपने जिस तरह से नशे के साथ इस पूरी कहानी को जोड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है कि जो हमारे नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, वो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो खेलो इंडिया को जिस तरह से वो बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें नौजवान हो किस तरह से बढ़ चढ़कर जो है, चाहे वो देश विदेश से आ रहे हो या फिर जम्मू कश्मीर के हो या फिर भारत के हो, किस तरह से वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और देश का गौरव जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान, चाहे वो क्रिकेट में हो, किस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है, चाहे वो आईपीएल में यहां पर पहुंचे हैं, तो किस तरह से वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का नाम जो है किस तरह से बुलंदियों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वो हमारे पूरा भारत और जिस तरह से देश के अंदर जो डंका हमारे भारत का बज रहा है वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और बता दें कि खेलो इंडिया की बात करें तो 10 फरवरी से जो है ये शुरू होने वाला है, और लगभग 1800 प्रतिभागी जो हैं इसमें तमाम भाग लेने वाले हैं, और इसमें अगर बात करें अलग अलग जो हैं अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके साथ अगर बात करें तो कल ही जिस तरह से मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर स्टेडियम, खेल मैदान, लाइटिंग प्रोजेक्ट की बात करें, क्रिकेट पिच की बात करें और सिंथेटिक कोर्ट की बात करें, फ्री फेस डंक आउट जो है, इसमें तमाम चीज़ें जो है शामिल हैं, जिनका शुभारंभ जो है उपराज्यपाल द्वारा कल जो है साफ तौर पर किया गया। और इसमें अभी तक बताया गया कि लगभग खेलो इंडिया की बात करें तो 1800 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। और विंटर गेम्स की बात करें तो इस चीज़ को लेकर भी उपराज्यपाल ने साफ तौर पर तैयारियों को लेकर समीक्षा जो है वो साफ तौर पर की, और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि जो भी अभी तक के लंबित कार्य हैं उन्हें जो है तेजी लाएं, और खिलाड़ियों को भी सभी सुविधाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों की देने को साफ तौर पर उन्हें भी कहा गया। निश्चित तौर पर, और ये चीज होनी भी चाहिए कि किस तरह से देश के नौजवानों और देश की नई पीढ़ी जो है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना
है, इसको लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो जिस तरह से अब लगातार जिस तरह से शहीदों की याद करके अगर हम बात करते हैं, उनके नाम पर जो पहले भी ये कहा गया था कि स्कूलों के नाम रखे जाएंगे, हालांकि स्कूलों के साथ साथ रोडों के नाम भी रखे जाएंगे, वो उस तरह से वो कार्य जो है वो जारी था, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं विलंब नजर आ रहा था। मगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंटरवीन फिर से किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से इसको लेकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिसलिए अपडेट करिएगा हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, जिस तरह से अनिल तुमने भी मेंशन किया, पहले ही भी जो है इस चीज़ पर लेकर चर्चा की गई थी, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम जम्मू डिवीजन की बात करें, कई इस तरह के स्कूल जो हैं शहीदों के नाम जो है उन्हें रखा गया था और कई इस तरह के सर्कुलर मार्क्स की बात करें, रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, जिनके नाम जो हैं बदले गए थे। फिलहाल जो बता दूं कि कल भी इसको लेकर एक मीटिंग हुई और जिसमें उपराज्यपाल ने साफ तौर पर इसमें मंजूरी दे दी और तकरीबन 57 स्कूल बताए जा रहे हैं जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, और कुछ कश्मीर डिवीजन के भी हैं जहां पर एक बार फिर से सड़कों से लेकर स्कूल्स की बात करें तो उनके नाम जो हैं कुछ शहीदों और जो कुछ पॉपुलर लोग हैं उनके नाम पर जो है वो उन्हें एक बार फिर से मंजूरी जो है 57 स्कूलों को जो है दे दी गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से समापन समारोह कल देखने को मिला और उसमें राहुल गांधी की बात करें तो जब अपना आखिरी समापन समारोह में जब संबोधन कर रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मगर एक बार फिर से जब देश की सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए और वहां पर जिस तरह से देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया, मगर पाकिस्तान पर चुप्पी साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। मगर सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी तो जिस तरह से बातें करते हुए नजर आए हैं, मगर उनका क्या कुछ कहना है इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह को लेकर, जसलीन अपने दर्शकों को हम अपडेट करते हैं। आइए। कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो किस तरह से देश की सरकार पर जो है वह सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। जसलीन, क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अनिल अगर बात करें, जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर में जो है लखनपुर से एंटर की थी, तमाम अभी तक अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों जो है देखने के लिए राहुल गांधी को, जैसा लोग लगातार बात करें कि सड़कों के किनारे खड़े थे कि उनकी एक झलक जो है देखना चाहते हैं। और तमाम पॉलिटिशियन लीडर्स की भी बात करें, बड़े बड़े नेताओं के सामने जब वो वहाँ राहुल गांधी को जो है स्वागत करने के लिए पहुँचे, चाहे हम यहाँ से लेकर कश्मीर तक की बात करें, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूब मुफ्ती की बात करें, तमाम बड़े बड़े नेता जो है उनमें सहयोग देते हुए भारत जोड़ो यात्रा में साफ तौर पर नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कल एक बड़ा बयान दिया है कि नार्को टेररिज्म जो है वो अब दूसरा रूप, आतंकवाद का रूप बन चुका है और उसे आने वाले समय में किस तरह से उसे जम्मू कश्मीर से खत्म करना है, उसे भारत से खत्म करना है, उसको लेकर जो है लगातार देश की सरकार और देश के अंदर बैठे हुए जिस तरह से ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर को हो या फिर देश हो, किस तरह से उस पर जो है वो एक नेक्सस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है, हम भी सुनवाते हैं। एक बड़ी चुनौती आज ड्रग एडिक्शन की हमारे समाज में आई, ये बड़ी समस्या बनकर के उभरा। हम शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, ये सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी आबादी इस लत का शिकार हो गई और केवल
ये नशे के आदि नहीं बनाते। आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर देख रहा है। प्रशासन, पुलिस, चुने हुए प्रतिनिधि योजना बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जन आंदोलन अगर बनेगा तभी जम्मू कश्मीर से इस समस्या को हम दूर कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर को निजात दिला सकेंगे। और इसलिए आज मुझे लगता है कि हम सब बापू को साक्षी मानकर ये भी संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने में हम सब अपना अपना योगदान करेंगे। मुझे लगता है कि आज ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त करा करके एक अच्छा जम्मू कश्मीर हम बना सकें। कि बापू ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को सामाजिक विकास और सामाजिक सुधार का आधार बनाया। राज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे और किस तरह से नार्को टेररिज्म पर भी उन्होंने पूरी तरह से बात रखी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के नौजवान किस तरह से नशे की पूरी तरह से लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जसलीन, क्या लग रहा है? बिल्कुल, और ज़रूरी भी है अनिल, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें जहां पर लगातार इन तमाम चीज़ों में इंडल्ज होते हुए नजर आई, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, जो ऑलरेडी इसके लिए लड़ भी रहा है, और ज़रूरत है कि इस तमाम चीज़ों से निपटने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।